स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। नेपाल में 5 मार्च को आम चुनाव होना है। देश में जेन ज़ी आंदोलन के कारण पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी चली गई थी। उसके बाद सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और अब 5 मार्च को आम चुनाव होना है। इन चुनाव में यूथ फैक्टर जहां एक और फिर सुर्खियों में है, वहीं सभी पुराने दल और कुछ नए दल चुनाव मैदान में हैं। जेन ज़ी आंदोलन से सुर्खियों में आए कई नेता भी चुनाव में ताल ठोंक रहे हैं। ऐसे में देश का अगला नेतृत्व कौन संभालेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आइए आपको इस पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। नेपाल नई सरकार चुनने के लिए तैयार है। चुनावी शोर थम चुका है। पुराने पैटर्न और जेन ज़ी की नई सोच की सियासत अब घर घर जाकर अपनी वैधता और प्रासंगिकता मतदाताओं को समझाने की कोशिश कर रही है। पिछले साल सितंबर में हुए जेन ज़ी आंदोलन के बाद होने वाला ये चुनाव नेपाल के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नेपाल की जनता के सामने बड़ा सवाल यही है कि वो इस बार दशकों से राजनीतिक अस्थिरता से जूझते देश को इससे छुटकारा दिला पाएगी या पहले की तरह ही लोकतंत्र गठबंधनों की राजनीति में हाँफता रहेगा। लेकिन जेन ज़ी आंदोलन के प्रमुख चेहरा रहे काठमांडू के पूर्व मेयर और युवाओं की धड़कन बालेन शाह जिस तरह से झापा 5 सीट से पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को टक्कर दे रहे हैं, उससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि नेपाल इस बार नई राह पर निकल पड़ा है। आरएसपी यानी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर झापा से ताल ठोक रहे बालेन शाह की बढ़ती लोकप्रियता ने ओली की टेंशन बढ़ा दी है। रैपर से राजनीतिक बने बालेन शाह प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि कई जानकार नामांकन के बाद बालेन की लोकप्रियता में गिरावट का दावा कर रहे हैं। पिछले साल सितंबर में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध से भड़के जेन ज़ी आंदोलन के व्यापक प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ओली पीएम पद के अब भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। बदली राजनीतिक परिस्थिति में एक और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड नए गठबंधन के साथ चुनावी रण का हिस्सा है। प्रधानमंत्री पद के एक और दावेदार देश की सबसे पुरानी पार्टी नेपाली कांग्रेस के मुखिया गगन थापा हैं। ये एक लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है जिससे भारत के अच्छे संबंध हैं। उज्यालो नेपाल श्रम शक्ति पार्टी जैसी नई पार्टियां भी युवाओं को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। इनकी नजर 10 लाख नए मतदाताओं पर टिकी हुई है। कई इलाकों में राजशाही की समर्थक आरपीपी यानी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी शानदार उपस्थिति दर्ज करा रही है। पार्टी ने राजतंत्र की वापसी के साथ सनातन धर्म पर आधारित हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है। लगभग 3 करोड़ की आबादी वाले नेपाल में 5 मार्च को करीब 1.90 करोड़ मतदाता नई सरकार चुनने के लिए वोट डालेंगे। नेपाल के संघीय संसद में 2 सदन होते हैं। निचले सदन को प्रतिनिधि सभा और ऊपरी सदन को राष्ट्रीय सभा कहा जाता है। प्रतिनिधि सभा में कुल 275 सीटें हैं। 165 सीटों पर फर्स्ट पास द पोस्ट यानी सीधे मतदान, जबकि 110 सीटों पर अनुपातिक मतदान प्रणाली के जरिए किया जाता है। भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, आर्थिक सुधार, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे पूरे चुनाव में छाए हुए हैं। नेपाल की जनता आने वाले चुनाव को लेकर काफी उम्मीद से भरी हुई है। देश की अगली सरकार ही यह तय करेगी कि उसकी राजनीतिक दिशा क्या होगी और विदेश नीति, खासकर पड़ोसी देशों के साथ संबंध किस तरह आगे बढ़ेंगे। कैमरा पर्सन विश्व बंधु के साथ मैं सिद्धार्थ भारद्वाज, काठमांडू, नेपाल। और आइए सीधे पहले काठमांडू चलते हैं। हमारे संवाददाता सिद्धार्थ वहां पर मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। सिद्धार्थ, किस तरह का उत्साह देख रहे हैं आप वहां पर? क्या कुछ कह रहे हैं नेपाली? देखिए चंद्रशेखर, यहाँ पर उत्साह बहुत है, खासकर युवाओं में। और जैसे कि आपने भी दर्शकों को बताया कि इस बार के जो चुनाव है उनमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इन चुनावों में युवाओं का बहुत बड़ा रोल रहेगा। और वो इसलिए रहेगा क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि पिछले साल सितंबर के महीने में जो जेन ज़ी प्रोटेस्ट हुआ था और उसके बाद किस तरीके से जो सिचुएशन थी पूरे नेपाल की वो बिगड़ी थी, उसको सुधारने के लिए ये इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। तो 5 मार्च को जब नेपाली वोट डालने जाएंगे तो वो बहुत उम्मीदें लेके वोट डालने जाएंगे। उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, खासकर युवाओं के। और अगर मैं युवाओं की बात करूं तो अपॉर्चुनिटीज, यानी
उनको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सरकार अपॉर्चुनिटी निकाले युवाओं के लिए, नौकरियां निकाले ज्यादा से ज्यादा, ताकि उनको नेपाल में ही रहकर नौकरी करने का मौका मिले और वो बाहर ना जाएं। क्योंकि उनका कहना यह है सीधे सीधे कि जब वो बाहर नौकरी करने के लिए जाते हैं तो अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पाते, इमरजेंसी सिचुएशन में अपने घर नहीं आ पाते। तो इसलिए जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी, जितने ज्यादा अवसर यहां निकले युवाओं के लिए, उतना ही बेहतर है। ये भी और भी बताना चाहेंगे चंद्रशेखर आपसे कि फिलहाल नेपाल में साइलेंस पीरियड चल रहा है, यानी कि किसी भी तरीके की कैंपेनिंग नहीं चल सकती, किसी भी तरीके के कैनवसिंग नहीं चल सकती, किसी भी तरीके के पोस्ट आप शेयर नहीं कर सकते जिससे कि आपकी पार्टी को इन्फ्लुएंस करने के लिए किसी भी तरीके का हिट जाए। अगर ऐसा होता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो सीधे सीधे यहां इस चुनाव के बारे में अगर कहा जाए तो यह है कि युवाओं का इसमें बहुत बड़ा मतदान रहेगा। चंद्रशेखर। सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका काठमांडू से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और संजय भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। संजय जी, युवाओं का जोश हमने देखा, लेकिन बांग्लादेश में वो जोश बदल नहीं पाया वोट में। यहाँ क्या कुछ लगता है आपको? बिल्कुल सही बात कहा कि बांग्लादेश में भी एक तरीके से एक उम्मीद की गई थी कि जो एनसीपी है वो बहुत कुछ कमाल करेगी, लेकिन कहीं कुछ रिजल्ट्स नहीं आए। देखिए, नेपाल की राजनीति में पिछले 7 दशक से एक तरीके से एक चुनौतीपूर्ण समय रहा है। अभी तक वो 5 संविधान दे चुके हैं और सबसे ज़्यादा उम्मीद की गई थी कि 2015 का जो ये संविधान है, यहाँ पर डेमोक्रेसी को लेके आएगा, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट देगा, करप्शन फ्री गवर्नमेंट देगा। लेकिन आप ये देखिए कि पिछले 90 के दशक में जो लीडर्स थे, वही 2026 में भी वही लीडर्स डोमिनेट कर रहे हैं, वही चेहरे हैं, वही पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एक जो बड़ा परिवर्तन आया जैन जी के माध्यम से कि भाई और लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया और एक तरीके से केपी ओली को भागना पड़ा, तो एक उम्मीद की गई थी कि जो मुद्दे हैं, करप्शन का मुद्दा है, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, आप महंगाई का मुद्दा है, और एक और हमेशा रहता है वहाँ नेपाल में कि क्योंकि राजा के समय से ही वो हिंदू राष्ट्र और हिंदू डोमिनेटेड है, तो वहाँ एक ताकत हमेशा वहाँ पे हिंदू सनातनी धर्म की बात करती है। ये जो मुद्दे हैं, क्या ये नया जो जैन जी आंदोलन है और जिस तरीके से बालेंद्र शाह की पॉपुलैरिटी रही है, वो मेयर रहे हैं काठमांडू के, तो एक उम्मीद की जा रही थी कि वहाँ पे एक नया परिवर्तन। संजय जी, संजय जी, बालेन एमपी बन सकते हैं, लेकिन पीएम बनने के लिए तो जो राजनीतिक संविधान है, किस तरह से वो काम करेगा वहां पर? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी सही बात कहा। मैं वही कहा कि एक उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वही केपी ओली लीडिंग वो है, प्रचंड है, गगन थापा है, देवबा है, मतलब जो लीडर्स पुराने लीडर्स थे वही प्रोमिनेंटली। और मुझे लगता है कि अभी भी जो वो आएगी, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। और जिस तरीके से उम्मीद की जा रही है कि आरएसपी और बालेंद्र शाह आगे बड़ी पार्टी के रूप में उभर पाएंगे, वो अभी उम्मीद की नहीं जा सकती। और ये जो इश्यूज हैं करप्शन के, ये माओइस्ट जब हथियार लेके खड़े हुए थे तब भी इन सब बातों के लिए लड़े थे, फिर उन्होंने हथियार त्यागे, डेमोक्रेसी की तरफ बढ़े, 10 साल में कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए, लेकिन किसी तरीके का रिजल्ट नहीं हुआ। वो लगभग 68 राजनीतिक दल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें 165 सीट जो डायरेक्ट इलेक्शंस हैं। तो उम्मीद की जा रही है, लेकिन मुझे थोड़ा उसमें कम पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि वही, क्योंकि लीडरशिप वही है, लीडरशिप कोई नया चेहरा नहीं है, किसी को बाहर नहीं किया गया। बालेंद्र शाह। संजय जी, संक्षेप में बताइएगा कि नेपाल में स्थिरता होना भारत के लिए कितना जरूरी है? देखिए, भारत हमेशा डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। नेपाल में स्थायित्व तो भारत के लिए बहुत उपयोगी है। जिस तरीके से वहाँ की लीडरशिप ने वो एक तरीके से चाइना फैक्टर्स को लेके आए थे और देखा था कि अल्टरनेट भारत का हो सकता है, जो भारत का एक यूनिक रिलेशंस नेपाल के साथ है, वो किसी के साथ नहीं हो सकता। और जब तक इस बात को जैन जी वहाँ का यूथ समझेगा नहीं कि भारत के साथ में सहयोग रख के और राजनीतिक स्थायित्व रख के, मुझे लगता है कि नेपाल ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा, ज़्यादा कोऑपरेशन बढ़ेगा और ज़्यादा ये पूरे दक्षिणी एशिया के लिए एक अच्छी बात होगी। लेकिन जो अभी पुराने राजनीतिक दल हैं, जो लीडर्स हैं, केपी ओली, ये बेसिकली एक स्पॉइलर का काम कर रहे हैं। इनको अगर एलिमिनेट किया जा सकता था तो पूरी तरीके से करके नई लीडरशिप को देते, तो एक उम्मीद बनती कि भारत के साथ में अच्छे संबंध बनते और दोनों देश आगे प्रोग्रेस करते। लेकिन इसकी उम्मीद इस चुनाव में कितनी है, ये तो चुनाव रिजल्ट्स बताएंगे, लेकिन मैं बहुत होपफुल नहीं हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुछ ही देर में हम